वो लोग इस तरह की जो बातें करते हैं, उनको मेरा जवाब है कि आप लोग अपने क्षेत्र का एटलीस्ट अपने क्षेत्र का विधायक तो बनाए, अपने क्षेत्र का काशीराम बने, साहब काशीराम बने। तो मेरी तो ये पॉलिसी रही है कि जब मैं अपने आप यहाँ से विधायक बना दूंगा, बहन जी को यहाँ से भेज देंगे, विधायक जिता करके उनकी झोली में दे देंगे, तो हम अपने आप मजबूत हो जाएंगे। जो परी पार्टी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही, इसको भी बहुजन समाज पार्टी तोड़ेगी इस बार, क्योंकि जो तेजपाल तंवर जो बीजेपी का कैंडिडेट है, वो बाहरी विधायक है, उसका विधानसभा बादशाहपुर लगती है। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से अब समय के मुताबिक इस बात का इंतजार है कि 8 अक्टूबर को क्या होगा, क्या परिणाम होगा, किसकी सरकार बनेगी और किस तरीके से गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ी हवा हरियाणा प्रदेश में चल रही है। क्या ये गठबंधन असरदार साबित हो पाएगा या फिर नहीं। बसपा और इन लोगों का गठबंधन हरियाणा प्रदेश में हुआ है और मैं बता दूं कि इस वक्त मैं गुरुग्राम में हूं और गुरुग्राम की वो विधानसभा जो कि बहुजन समाज पार्टी के लिए हमेशा से ही एक बड़ा वोट बैंक के तौर पर देखी जाती है। बसपा ने इस सीट को जीता तो नहीं है, लेकिन वोट बैंक के तौर पर अगर देखें तो दूसरे या तीसरे स्थान पर हमेशा से ही बसपा सोहना विधानसभा से रही है। मेरे साथ सोहना विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी से भीम अभयपुर जी, और उनसे समझेंगे कि इस विधानसभा पर बसपा इन लोग गठबंधन के जो प्रत्याशी सुंदर भड़ाना है और क्या कुछ रणनीतियां है इस सीट को लेकर, किस तरीके से तमाम संगठन की जिम्मेदारियां उनके पास में है, काफ़ी सारी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। भीम जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद कि आपने आपने इस मीडिया चैनल पर, जो देश का राष्ट्रीय चैनल है, और मेरे छोटे जैसे कार्यकर्ता को इस मंच पर जगह दी। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यही पूछेंगे कि विधानसभा की जो जिम्मेदारी है, विधानसभा अध्यक्ष आप युवा है, युवा होने के नाते अब कब वो जिम्मेदारी आपको मिली, चुनाव को लेकर हम आगे बात करेंगे ही, और ये जिम्मेदारी मिलने के बाद आपको क्या महसूस हुआ और क्यों लगा कि आपको बसपा से जुड़कर ये काम करना चाहिए। देखिए, जब मैं छोटा था, बिल्कुल जब 5-6 साल का था, तो जब मैंने देखा कि हमारे दादाजी जी मेरे जो दादाजी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में, जब उस टाइम पे साहब काशीराम जी बहन जी का जब आते थे, तो उस टाइम पे वो जाते थे, जब रैलियों में जाते थे, कार्यकर्ता संगठन में सब चीज़, तो हम उनको देखते थे। और उसके बाद हमारे पिताजी चाचा जी जो है वो लगे रहे, उनको देख करके हमें मूवमेंट से हमने जुड़ा हुआ। और जब मैंने पूरा मूवमेंट देखा तो 2009 के अंदर, जब यहाँ से सोहना विधानसभा से जाकिर हुसैन जी लड़े थे और यहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ी करके उसको हराया गया था। हम 2009 में सीट जीत चुके हैं। तो जो मेरा जो अनुभव 2009 में सीट जीती थी। हाँ जी, 2009 में यहाँ पे जो धर्मवीर था एमएलए कांग्रेस का, उसने ईवीएम में गड़बड़ी करके 2009 में 500 वोटों से हमारे कैंडिडेट को हराया, जबकि हमारा कैंडिडेट 2,500 से 3,000 वोटों से उस टाइम पे आगे चल रहा था, मीडिया में खबर चल रही थी। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, मुझे मेरा इन्वायरमेंट ऐसा मिला, मुझे मेरे बचपन से जो परवरिश आपकी जो रही वो इसी मूवमेंट में रही, इसी विचारधारा में रही, और जिस तरीके से परवरिश के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, वो काम आपके पास। जी बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे ये हुआ और हमने अपने बुजुर्गों के कारवा को आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ मैंने वो लोग भी देखे हैं, इस छोटी सी उम्र में, मेरी 32-23 साल की उम्र है, मैंने वो लोग भी देखे हैं जो कहते थे कि भाई हमारा खून भी नीला है। मैंने कहा कि भैया खून तो नीला नहीं, लाल ही होता है, विचारधारा हमारे नीले हैं। आज वो लोग अलग अलग संगठनों में जाके पार्टी को तोड़ रहे हैं। लेकिन जब मेरे को जिम्मेदारी मिली 2019 के अंदर, मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हम हार चुके थे, हमारे एकमात्र विधायक आए थे और लोकसभा में हमारा खराब प्रदर्शन रहा। तो जब मुझे विधानसभा की जिम्मेदारी मिली, लोग हंसते थे कि बीएसपी का नाम लेते ही, मैं अपनी अगर विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में लोग हंसते थे कि यार ये बीएसपी वाले कहाँ, अब तो मायावती ख़त्म हो गई है, बहन जी ख़त्म हो गई है, और अब तो पता नहीं क्या क्या बातें करते थे कि भाई ये है वो है, कांग्रेस का है, पता नहीं जो कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं उनको, उनका नाम लेते थे। तो फिर आपने मनोबल कैसे जुटाया, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो एक नई स्फूर्ति आती है, एनर्जी आती है और काम करने का भी उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन जब जो परिणाम है वो उम्मीदों के हिसाब से नहीं आता तो निराशा आती है। कैसे संभाला आपको और बाकी आपके जो संगठन के लोग हैं, विधानसभा की बाकी टीम है, उसको क्या क्या कुछ कहा, कैसे समझाया। मैंने साहब काशीराम जी को पढ़ा कि जब साहब काशीराम जी पूरे देश के अंदर, ऐसे ही उनके ऊपर हंसते थे लोग, पूरे देश के अंदर ये साहब काशीराम आया है कि चमारों को समझाने चला है, इस तरह की वर्डिंग जब लोग बोलते थे,
तो मैंने अपने अंदर ये महसूस किया कि मैं पूरा देश और हरियाणा की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं अपनी विधानसभा में मैं साहब काशीराम के विचार का बेटा बन करके पूरे विधानसभा में मैं यहाँ पे अपना विधायक बना सकता हूँ बहुजन समाज पार्टी का। और आप अगर मेरी फेसबुक प्रोफाइल भी देखेंगे तो मैंने उसमें लिखा हुआ है कि इस सोना तावड़ू विधानसभा से बसपा के विधायक बनाना ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो मैंने कुछ ऐसे कार्य के लिए, क्योंकि हम बेदाग छवि के लोग हैं, हम लोगों के सुख दुख में समाज के काम आने वाले लोग हैं। आप मेरे बारे में हर गांव में आप पता करेंगे कि तो आपको पता लग जाएगा कि बीएसपी का विधानसभा अध्यक्ष भीम अभयपुर है। आप लोग कहीं भी आप सर्वे करें जाके, आप ग्राउंड लेवल पर हमने सेक्टर कमेटी, जो साहब का फॉर्मूला था, सेक्टर कमेटी से बूथ कमेटी लेकर के हमने हर बूथ पे लोगों को जोड़ा, सर्व समाज के लोगों को जोड़ा। तो जब लोग हमें जीरो कहते थे, तब हम अपने आप को और स्ट्रॉन्ग अंदर ही अंदर करते थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब यहाँ पे सोना नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव हुआ, जो रिजर्व सीट है, तो उस टाइम पे जो हमारे अपने लोग थे पार्टी के, उन्होंने पार्टी का टिकट लेने तक मना कर दिया। उस कंडीशन में हमने एक कैंडिडेट लेके आए। क्या क्या सोच रहे थे वो लोग? क्यों मना कर रहे थे? क्या कुछ कारण था? वो ये था कि बसपा खत्म हो चुकी है, बहन जी बी टीम है, जो कांग्रेस के द्वारा हमारे लोगों को भ्रमित किया गया। तो जब उन्होंने टिकट लेने के लिए मना कर दिया, हमने कैंडिडेट लाए हम माला वाल्मीकि, जो बहुत ही बिल्कुल मतलब बिल्कुल गरीब परिवार से थी, लेकिन हमारा संगठन इतना मजबूत था कि उस नगर परिषद के चुनाव में हमने तीसरा स्थान हासिल किया। लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों में हमने, जो यहाँ का क्षेत्र का एमएलए था संजय विधायक, हमने उसको मजबूर कर दिया, वो एक एक दुकान पे, शहर की एक एक दुकान पे वोट मांगने को मजबूर हो गया। हमने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि पूरा सोना में जो नगर परिषद है कि बसपा यहाँ से जीत रही है। लेकिन वो हमारे परिस्थितियाँ रिजर्व थी, तो हम इस बात को मानते हैं कि रिजर्व परिस्थिति में हमारा वोटर नहीं जुड़ पाता। तो नो डाउट कि हमने हमारा नहीं जीत पाया चेयरमैन, लेकिन अगली बार हम ये बात आपको दावे के साथ, हम इतनी मेहनत कर चुके हैं, बिना बसपा के यहाँ पे चेयरमैन नहीं बनेगा। और चेयरमैन के साथ साथ अभी जब पंचायत चुनाव हुए थे, तो इतिहास में पहली बार हुआ है मेरी विधानसभा के कि हमने यहाँ पे पहली बार जिला परिषद जो चुनाव हुआ, पार्टी सिंबल पे हमने कैंडिडेट उतारे, और पार्टी सिंबल पे जो कैंडिडेट उतारे, 5 जिला पार्षद हमने लड़ाए, 3 पार्षद हमारे सेकंड नंबर पे आए और 2 पार्षद थर्ड नंबर पे आए। जो मेरा जिला पार्षद का जो वार्ड है, उस वार्ड का इतना ज़बरदस्त चुनाव था, उसमें अमित शाह डायरेक्ट रिपोर्टिंग ले रहे थे कि अगर गलती से यहाँ पे बीएसपी का कैंडिडेट जीत गया तो ये विधानसभा हम वैसे ही हार जाएंगे, क्योंकि वो सेमीफाइनल का चुनाव था। तो उसमें हमने लगभग 500 गाड़ियों का रोड शो निकाला था, आप ये समझ लीजिए। तो माहौल जिस तरह था, हाथी चिंगाड़ रहा था, लेकिन इन लोगों ने वहाँ भी वहाँ पे मतलब हमें, हमारे लोगों को गुमराह किया, लेकिन हम लोगों को समझा रहे हैं। तो जब हमारा जिला परिषद में हम 3 कैंडिडेट सेकंड नंबर पे लेके आ सकते हैं, तो आगे तो हमारा विधायक बनेगा। ये जो चीज़ें हैं, नगर परिषद चेयरमैन या जिला परिषद का है, और हमारे जिला अध्यक्ष हैं विजय खटाना जी, जो गुजर समाज से आते हैं, उनको इतिहास में पहली बार हमारे गुड़गांव का जिला अध्यक्ष गुजर समाज से आया, नहीं तो अभी तक रिजर्व सीट से, जो रिजर्व हमारे शेड्यूल कास्ट से, वही जिला अध्यक्ष बनते हैं पार्टी के जो हुए। लेकिन हमने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चेंजेस किए, गुड़गांव का नाम है। तो जब हमने विजय खटाना जी हमारे साथ आए, उनको हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव लड़ाए 2024 में पूरे संगठन के दम पर। मेरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहाँ पे मैंने हमारे जो कार्यकर्ताओं को बोला कि हमारा जहाँ भी कैंडिडेट आए, उनको नोटों की माला जरूर डालें आप, क्योंकि हमने 1 वोट और 1 नोट का फॉर्मूला दिया, और 60 से 70 हज़ार रुपये लोगों ने माला के माध्यम से भी लोकसभा के चुनाव में दिए। ये आर्थिक मदद भी लोगों के माध्यम से हुई, जिसके कारण जो चुनाव है वो लड़ने में आसानी हुई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमने ग्राउंड लेवल पर हमने एक साहब काशीराम वाले डिब्बे बनवाए हैं, जिसमें लिखा हुआ है 1 वोट और 1 नोट। हम हर घर गए, पूरी विधानसभा में हर घर गए, कॉलोनी में गए, लोगों ने, उसमें हमने कहा कि आप 1 वोट जरूर डालें, चाहे छोटे से छोटा 1 नोट जरूर डालें, और लोगों ने बड़े उत्साह के उसमें 1 वोट और 1 नोट डाला। जैसे बहन जी के कार्यक्रम होते हैं, हमें पार्टी को चंदा देना होता है, मेंटेनेंस होता है, पार्टी का कार्यालय का जमा होता है, हम सारा चंदे से, मेरी विधानसभा से पहली एक ऐसी विधानसभा है जिसमें हम चंदे से पार्टी का मेंटेनेंस, बहन जी के चंदे का जो जाता है हमारा हर साल, हम चंदे से लोगों को देते हैं। और हमारे पास ऐसे डोनर हैं
जो हर साल जो पार्टी के लिए आजीवन मदद करते हैं आर्थिक रूप से। तो ये मेरी विधानसभा में एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो अभी चुनाव पर आते हैं, चुनाव पर बातचीत करते हैं। सोहना विधानसभा की बात करेंगे। यहाँ पर दलित वोटर भी बड़े पैमाने पर है, मुस्लिम वोटर भी है, गुर्जर वोटर भी अपने आप में अपनी एक पकड़ रखता है। यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि सोहना विधानसभा में भाजपा कांग्रेस के जरिए भी गुर्जर कैंडिडेट उतारा गया है। तो ये बड़ा चैलेंज आपको चुनौती नहीं लगता कि अगर बसपा ने भी और इन लोग गठबंधन ने जो गुर्जर कैंडिडेट दिया है, इससे जो वोट है, इसमें कहीं न कहीं वो डिवाइड होने के ज़्यादा चांसेस है और इसका फ़ायदा जो है हो सकता है कि बीजेपी को हो जाए? सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जब हमने विजय खटाना जी जो गुर्जर समाज से आते हैं उनको जिला अध्यक्ष लगाया था, तो लोगों जो दूसरी पार्टी विरोधी पार्टियां हैं उनकी मजबूरी हो गई गुर्जर समाज को संगठन में हिस्सेदारी देना। नहीं तो ये क्या लगाते हैं संगठन में कि ओबीसी विभाग का मोर्चा उसका जिला अध्यक्ष। जनरल में पहली बार 3 खटाना जिला अध्यक्ष लगे, वो बहुजन समाज पार्टी की देन है। इसके साथ साथ आज ये भी इतिहास में पहली बार है कि विधानसभा सोहना तावड़ू में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने गुर्जर कैंडिडेट दिए हैं। ये भी बहुजन समाज पार्टी की ही ताकत है। और जो आप बात कह रहे हैं कि भाजपा है, कांग्रेस है, देखिए ये सोहना विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है, अभी तक इतिहास है कि यहाँ पे अभी तक लोकल क्षेत्र का एमएलए नहीं बना। और इस जो परिपाटी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही, इसको भी बहुजन समाज पार्टी तोड़ेगी इस बार। क्योंकि जो तेजपाल तंवर जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो बाहरी विधायक है, उसका विधानसभा बादशाहपुर लगती है। और जो यहाँ का कांग्रेस ने जो टिकट दिया है, कांग्रेस ने तो 2 घंटे पहले टिकट दिया है, क्योंकि कांग्रेस में बगावत इतने बड़े लेवल की है। जो 40-50 कैंडिडेट इनके टिकट मांग रहे थे, वो 40 के 40 कैंडिडेट इनकी अंदरूनी तौर पे बगावत कर रहे हैं। दिखाने के लिए कुछ भी है, लेकिन रोहतास खटाना जो इनका कैंडिडेट है उसको नहीं जिताएंगे। और इनकी छवि उस तरह की नहीं है। तो जो यहाँ पे जो समीकरण और परिस्थिति बन रही है ना, वो बहुजन समाज पार्टी के फेवर में है। क्योंकि जो सुंदर भड़ाना जी हैं, जिनको हम कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है, वो बेदाग छवि के नेता हैं, लोगों के सामाजिक काम करते हैं, लोगों के बीच में आ जाते हैं। अभी जब हमारे बहन बेटियां जिनका 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर स्कूल है, उनके लिए उन्होंने अभी अपने निजी खर्चे से 1.5 से 2,000 साइकिल अपने उसको दी हैं हमारी बहन बेटियों को। और इनके पास यूथ है, सबसे बड़ी बात है। एक बूथ पर कम से कम 10-10 यूथ का इनका अपनी टीम है। और जो बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन का जो बूथ सेक्टर और की जो कमेटी है, वो 1 और 1 मिला के 11 होती है। इन लोगों को पसीना आ रखे हैं। एक पैसे से चुनाव लड़ रहा है और एक बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है जो सामाजिक काम करता है, वो चुनाव लड़ रहा है। तो इस बार परिस्थिति इस तरह की है कि इस बार जो परिपाटी इन्होंने बना रखी है कि क्षेत्र के विधायक नहीं बनेगा, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी लोकल और यहाँ के बेटे को चुनाव में जिताएगा इस बार। समस्याएं अगर बात करेंगे विधानसभा में, किन किन मुद्दों को लेकर बसपा है जो गठबंधन है ये चुनावी मैदान में है? देखिए सर, गठबंधन का तो आदरणीय बहन जी और हमारे जो भावी मुख्यमंत्री हैं अभय चौटाला जी, उन्होंने घोषणा इतनी ज़बरदस्त की हैं इस बार। हालांकि बहुजन समाज पार्टी कभी घोषणा पत्र लागू नहीं करती, बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र ही भारत का संविधान है। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि राजनीति में सब कुछ जायज़ है, अभी जब जैसे बताया कि 7500 रुपये हम बुढ़ापा पेंशन करेंगे, 20,000 जो रुपये है वो बेरोजगार भत्ता देंगे, ताऊ देवीलाल आवास योजना के अंदर 100-100 गज के प्लॉट देंगे और उसमें 2 BHK का मकान बना करके फ्री देंगे। और एक तारीख को सिलेंडर फ्री देंगे। और उसके साथ साथ हमारी जो माता बहनें हैं उनकी रसोई चल सके उसके लिए 1100 रुपये का 1000 रुपये का आर्थिक योगदान उनको देंगे। इस तरह की हमारी जो घोषणा है, जो पूरा यूपी बेस्ड मॉडल है, वो कॉपी किया गया है और उसको हम यहाँ लागू करें। क्योंकि हमने जो कहा कि बहन जी ने जो कहा वो करके दिखाया। और सेम परिपाटी हमारे अभय चौटाला जी, जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके जब राज था बिल्कुल खुशहाल जीवन रहा है हमारे हरियाणा का। तो जो हमारा भाईचारा खराब किया गया इस कांग्रेस ने, बीजेपी ने भाई को भाई में लड़ाने का काम किया, उसको हम जो भाईचारा है हम उसको कायम करेंगे। और मैं अगर क्षेत्र की बात कर लूँ, सोहना विधानसभा में जो समस्याएं हैं सर, देखो सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूँ यहाँ पे बिजली की। आप ये मान के चलो कि 24 घंटे में अगर कोई बारिश आ गई, ये बिजली कट लगने का की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर गलती से 4 बूंदें गिर गई ना, तो इनका 24 घंटे के लिए बारिश बंद हो जाएगी। इनको बहाने चाहिए।
और बिजली कट हो जाएगी। बिल्कुल 2-2 दिन तक बिजली नहीं आती है। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटल में गिनती के 2 या 3 डॉक्टर बैठे हुए हैं और जबकि यहाँ पे 70-80 गाँव लगते हैं। तो आप ये देख लीजिए स्वास्थ्य का बुरा हाल है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जो इनकी नीति है अभी जो ये लेके आए हैं जो अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कोरोना काल में जो नीति पास करी है उसके तहत इन्होंने हरियाणा में काफ़ी स्कूल बंद करे हैं। हमारे आकाश आनंद जी भाई ने जो मुद्दा उठाया है वो सोना में भी कई स्कूल बंद हुए हैं। मैं विधानसभा राठीवास गांव है, अभी इधर कई गांव हैं जिनमें स्कूल बंद हुए हैं। इसके साथ साथ आप जाएंगे ना जो हमारे जितने भी गांव के लिंक रोड हैं, मैं गड्ढे की बात नहीं कर रहा, अगर गलती से कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी चली गई ना बारिश के उसमें तो गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ी बात इन गांवों में कोई रोडवेज की व्यवस्था नहीं है। हमारे लोगों को ये नहीं पता कि सरकारी चीज़ें होती क्या हैं, क्योंकि बाहर का एमएलए बनता आ रहा है। अभी जो यहाँ पे विधायक था बीजेपी का संजय सिंह, उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार उनके ऊपर बड़े लेवल का है। और आज बीजेपी जब उसको टिकट काटा यहाँ से तो बीजेपी ने उनको मनाने के लिए वहाँ से नूह से उतार दिया, लेकिन उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारी सरकार आई तो इनकी हम पोल खोलेंगे बड़े लेवल पर। और सोना विधानसभा का जो स्टेडियम का मुद्दा है, स्टेडियम में बना हुआ है लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई इनको प्रोग्राम करना पड़ जाए सरकार को तो स्टेडियम है इनके पास, और उस स्टेडियम में कितने बच्चे हमारे खेल कूद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको सीधा असर उससे पड़ता है। तो बाजार में जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो बिल्कुल अपने आप को अमहसूस वो करता है। आप देखना सोना में जो सरदार भगत सिंह की मूर्ति लगी हुई है उसका जो सौंदर्यकरण करना था उसका आई थिंक मेरे हिसाब से 2-3 करोड़ रुपए का ठेका छोड़ा था। आज उसकी हालत देख लीजिए आप। वो जो संगमरमर की मूर्ति के लिए बोल रहे थे वो फाइबर की मूर्ति जो महाअपमान किया है हमारे शहीद भगत सिंह जी का, इन्होंने ये संजय विधायक की देन है। आप किधर भी चले जाइए सोना विधानसभा में, इवन देर की जो राजपूत समाज से जो इनके लोग हैं वो दुखी हैं। तो मतलब विधानसभा सोना में कोई सुविधा नहीं है, कोई राम रखवाला नहीं है। बहुत मुद्दे हैं मुद्दे उठाने के लिए। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत बड़ी बात, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप बना सकते हो। जो बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पे चौक हुआ करता था सोना में, बाईपास बोलते हैं अम्बेडकर चौक, 2009 में यहाँ का एमएलए था धर्मवीर, कांग्रेसी विधायक था, और यहाँ का जो चेयरमैन था नगर परिषद का यहाँ पे जितेंद्र भारद्वाज है, उनके परिवार से थी रोशनी भारद्वाज। कुछ समाज के लोगों ने, हमारे जो अपने समाज के कुछ लोगों को इन्होंने कॉन्फ्रेंस में करके बाबा साहब का जो चौराहा था उनको हटवा दिया और आधी रात को जेसीबी से, और उस बाबा साहब को कोने में लगा दिया साइड में। ये कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस के राज की बात बता रहा हूँ मैं, जो हमारा दलित समाज कांग्रेस कर रहा है, सोना विधानसभा की बात बता रहा हूँ। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि हम आपको बाईपास का जो आप हटाओ यहाँ से, इसको आपको 2400 गज जमीन हम आपको देंगे। लेकिन वो 2400 गज जमीन इन्होंने दी, वो थी फायर ब्रिगेड पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की। वो 2400 गज जमीन आज तक समाज के नाम नहीं है। 2009 से जब भी हमारा 14 चला गया, 24 चला गया, 19 चला गया, तो इन्होंने अभी तक वो समाज के नाम नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा जो बाबा साहब के साथ महाअपमान किया है इन लोगों ने कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस के लोग आज किस मुंह से हम दलित समाज से वोट मांगते हैं? ये कांग्रेस के जो लोकल कैंडिडेट हैं यहाँ के, जो पहले भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, वो किस मुंह से आप आए हैं? मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस के जितने भी यहाँ के क्षेत्र के या प्रदेश स्तर के नेता हैं, मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कि आप लोग ये जो बहुजन समाज का, जो दलित समाज का आपने बाबा साहब का अपमान किया है, उसका आप जवाब दें। और इसका जवाब जनता इस बार वोट की चोट से करेगी। जी, आपने दलित समाज की बात की, बाबा साहब की भी आपने बात की। शैलजा कुमारी का मुद्दा हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर भी शैलजा कुमारी अपने आप को देख रही है, लेकिन जब से उनका नाम आया है तब से कहीं न कहीं हुड्डा के खेमे में आग लग चुकी है। तमाम तरीके की अपमानजनक बातें कही जा रही है। जो अपमान शैलजा कुमारी का हुआ है, उनके जाति को लेकर जो बात कही गई है, क्या दलित समाज पर कांग्रेस के माध्यम से इस तरीके की टिप्पणी से कोई फर्क पड़ेगा? वोटों में कहीं न कहीं जो बदलाव है, जो कांग्रेस के हमेशा पास में जो दलित वोटर जाता है, क्या वो बसपा की तरफ अब लौट कर आएगा? देखिए, जो हरियाणा कांग्रेस की पॉलिसी रही है,
जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा के अंदर, तो डॉक्टर अशोक तंवर जी युवा थे, सांसद थे, उनको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लगाया था। जब तो इनकी पावर थी, उस टाइम पे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक तंवर जी को हुड्डा खेमे ने पिटवाया, उनको थप्पड़ लगवाए। ये हमारे दलित समाज में जो प्रदेश अध्यक्ष लगाए जाते हैं ना, ये सिर्फ वोटों के लिए लगाए जाते हैं। इससे नहीं, पहले जो शैलजा कुमारी का अपमान है, ये पहली बार ही नहीं। उसी पे आता हूँ सर। शैलजा तो कोई नई बात नहीं है, बहन शैलजा के साथ। उससे फिर उसके बाद फूलचंद मुलाना जी लगाए, उनको भी एक सीट तक सीमित कर दिया गया। अभी जो करंट के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री उदय भान जी, आप देखेंगे कि पलवल जो एक उनका जो क्षेत्र लगता है जिला पलवल, हालांकि लोकसभा फरीदाबाद लगती है, लेकिन जो एक रिजर्व सीट से वो कैंडिडेट चुन रहे हैं, वहां पे भी लड़ाई आपस में समाज को बांट दिया गया। इस कांग्रेस की देन है कि ये समाज और ये समाज, बीजेपी से बनेगा तो ये समाज और कांग्रेस से बनेगा तो ये समाज। दूसरा, श्री उदयभान जी ने जो पलवल का जो हमारे लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको एक पंगु बना दिया कि भाई उदयभान की ही चलेगी। मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी कांग्रेस की जो पॉलिसी रही है, प्रदेश अध्यक्ष तो बना देती है, लेकिन वो यूज और थ्रो है और कुछ नहीं है। जिस तरह से बहन शैलजा का अपमान हो रहा है, भाई अशोक तंवर का हुआ, ऐसे ही इनका भी हो रहा है। बस इनको थोड़ा सा है कि घुटन महसूस कर लेते हैं, गुलामी में जी लेते हैं, लेकिन शैलजा बहन जो हमारी, वो उनको गुलामी पसंद नहीं है, इसलिए वो बात आवाज़ बाहर आ रही है। ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर दलित समाज के वोटों का लेने का प्रयास करती है। हमारा इसमें कोई मान सम्मान नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आकाश भाई ने भी कहा कि बहन शैलजा आप बहुजन समाज पार्टी में आइए, आपका मान सम्मान मिलेगा। तो मैं तो कहता हूँ, मैं भी आकाश भाई की बात दोहरा रहा हूँ कि हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा कि आप आइए, बहुजन समाज पार्टी में आपका मान सम्मान है। तो कांग्रेस ने कभी दलित समाज को मान सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस जितनी हमारा विरोधी है, उससे अगर साहब काशीराम भी कहते थे कि अगर दुश्मन नंबर 1 है भाजपा और कांग्रेस में, तो कांग्रेस है, सेकंड नंबर पे भाजपा है। चलिए, तो अब ये विधानसभा को लेकर क्या जीत के समीकरण होंगे, किस तरीके से रणनीतियां चल रही है, और अगर ये सीट जीतते हैं तो किस तरीके से जीती जाएगी? सर देखो, हम अपनी मेहनत के दम पर, हम कोई हवाई बातें नहीं करते। हम हमारी सेक्टर कमेटी मजबूत है, बूथ कमेटी मजबूत है, और जो हमारा कैडर 2019 में भी जो विपरीत परिस्थिति थी, तब भी हमने 40,000 वोट यहाँ पे लिए कैंडिडेट को। और जावेद जी जो चुनाव लड़े हमारे, जो अभी निर्दलीय चुनाव में लड़ रहे हैं, वो 2 ब्लॉक लगते हैं, तावड़ो और सोहना, तो उन्होंने तावड़ो से कभी नीचे वोट नहीं मांगे। बावजूद इसको हर गांव से उनको 200-300 पार्टी की वोट मिली है। और इस बार तो हमारे पास जो सुंदर भडाना जी की यूथ टीम का जो हमारे साथ में है, तो मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि इस बार समीकरण हम ज़्यादा नहीं, हम 15 से 20,000 वोटों से जीतेंगे। हम अपने सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी के दम पर ये बात कह रहे हैं। जो हमने सोशल काम किए हैं, बहुजन समाज पार्टी का प्रचार किया है, और लोगों के सुख दुख में गए हैं, एट्रोसिटी पे भी गए हैं, हमने ईमानदारी से समाज में, आज हमारा अगर चेहरा पहचानेंगे तो लोग यही कहेंगे, हाँ भाई बहुजन समाज पार्टी के इस लड़के ने, बीएसपी जो विधानसभा अध्यक्ष भीम है, इस लड़के ने अपना घर भी छोड़ रखा है। मैं 24 घंटे देता हूँ सर, मैं पूरे तरीके से समर्पित हूँ। और बहुजन समाज पार्टी का लिए मैं यहाँ पे, मेरी एक पॉलिसी है, मैं समझ सकता हूँ कि अगर हम अपने क्षेत्र का विधायक बना देंगे तो बहन जी अपने आप ही मजबूत हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप लोग, बहन जी तो खत्म हो गई है, इस तरह की बातें करते हैं। भैया मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि आपने कभी अपने क्षेत्र का कोई पार्षद जिताया, कोई ब्लॉक समिति जिताई है, कोई एमएलए जिताया? तो आप, बहन जी तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहन जी ने तो 4 बार शासन कर लिया, आपने अपने लेवल पे क्या किया? वो लोग इस तरह की जो बातें करते हैं, उनको मेरा जवाब है कि आप लोग अपने क्षेत्र का, एटलीस्ट अपने क्षेत्र का विधायक तो बनाए, अपने क्षेत्र का काशीराम बने, साहब काशीराम बने। तो मेरी तो ये पॉलिसी रही है कि जब मैं अपने आप यहाँ से विधायक बना दूंगा, बहन जी को यहाँ से भेज देंगे विधायक जिता करके, उनकी झोली में दे देंगे, तो हम अपने आप मजबूत हो जाएंगे। हमें पता है हमारे नेता हमारे लिए क्या कर सकती है, यूपी में जो किया हमें पता है। हम सारी चीज़ बताने की नहीं होती, हम समझदार हैं, हम अवेयरनेस है हमारे अंदर। हमने साहब काशीराम को पढ़ा है, काम तो नहीं किया, उम्र छोटी है, लेकिन हमारा इस बार विधायक बनेगा, सरकार में हिस्सेदारी होगी, तो हमारे काम बनेंगे। तमाम चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है। गुरुग्राम के सोहना विधानसभा को लेकर बहुजन समाज पार्टी और इंडो गठबंधन की क्या कुछ दावेदारी है, किस तरीके से अब सुंदर भडाना के जरिए बसपा और इंडो गठबंधन ने अपना प्रत्याशी के तौर पर उनको मैदान में उतारा है, पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।